नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात करेंगे रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की। देश का अधिकांश हिस्सा इस समय हाड़ कपा देने वाली ठंड के कहर में है। इस बार रातों के साथ दिन भी सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप है। दिल्ली में तो सर्दी ने सोमवार को 119 साल का, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में सोमवार के दिन की सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। शिलांग से लेकर शिमला तक और लद्दाख से लेकर लखनऊ तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इस ठंड से। बढ़ती हुई ठंड की वजह से गर्म कपड़े भी अब लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं बढ़ती हुई सर्दी से। सर्दी से बचने की हर कोशिश फिलहाल नाकाम नजर आती है। सर्द हवाओं ने भी लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। लगातार लुढ़कते पारे ने ठंड और गलन बढ़ा दी है। इस लगातार बढ़ रही ठंड ने यातायात को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ठंड और कोहरे के चलते सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। बढ़ती हुई ठंड अब लोगों की सेहत पर भी प्रतिकूल असर डाल रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो आज समझने की कोशिश होगी इस बढ़ती हुई ठंड की वजह क्या है, ठंड का सितम थमेगा कब और गला देने वाली इस सर्दी में आप अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखें। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैनामणि जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं आईएमडी से मेरे साथ। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज बहल चर्चा में जुड़ रहे हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आरएमएल अस्पताल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर श्यामली सिंह चर्चा में जुड़ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर जैनामणि, शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, हर किसी की जबान पे बस एक ही सवाल है आजकल कि इस बढ़ती हुई ठंड की वजह क्या है और इस साल इतनी सर्दी क्यों? नहीं, जैसे आप देखेंगे कि जो 11 से 13 दिसंबर जो हुआ था 2 हफ्ते पहले, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिम विक्षोभ जो आता है दूर से मेडिटेरियन सी से अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर, वो बहुत ज़्यादा रेन या स्नो दिया था। रेन प्लेन्स में दिया था और स्नो हिमालय में दिया था। तो 11-13 दिसंबर जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश और स्नो होने के बाद लार्ज एरिया में, तो पहले बार जो है दिल्ली का जो टेम्परेचर है 14-15 को मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 6 डिग्री 7 डिग्री बिलो नॉर्मल था। तो हम लोग उसी दिन से जब मॉनिटर करने लगे, तो एक तो कारण था कि बहुत सारा मॉइस्चर आया था वो सिस्टम रेन दे के। बाद में फिर कोहरा का जो चादर या लो क्लाउड का चादर डेवलप हुआ सारा इंडो गंगेटिक प्लेन्स या उत्तर भारत में, बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान, पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश, सारा एरिया जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पूरा एरिया कोहरा या लो क्लाउड चादर छाया हुआ रहता था। तो उसके कारण दिन का तापमान में गिरावट रही, क्योंकि सूरज का न निकलने के कारण, सरफेस हीटिंग न होने के कारण दिन का तापमान में लगातार जो है कोल्ड डे कंडीशन रिकॉर्डेड हमारा सारा जो इंडो गंगेटिक प्लेन है इंक्लूडिंग दिल्ली हुआ था। लेकिन लास्ट 4 डेज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि लंबा दिन अगर सूरज ना निकले तो फिर नाइट टेम्परेचर का अफेक्ट होता है। तो लास्ट 4 डेज में जो है कोल्ड वेव कंडीशन पहले राजस्थान हरियाणा में डेवलप हुआ। तो आपको मालूम होगा कि शनिवार का दिन जो था वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट था सारा उत्तर भारत अगर हम लोग लेंगे तो। दिल्ली में 1.7 था लोधी रोड और 2.4 था सफदरजंग। तो रात का तापमान का जो शनिवार का जो था पूरा सीवियर कोल्ड वेव रात में था। और दिन में ऐसा हुआ कि कल का जो दिन है, और संडे का दिन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, बट कल का दिन जो है ज़्यादा घना कोहरा का कारण जो कल दिन भर विजिबिलिटी आईजीआई एयरपोर्ट में जीरो विजिबिलिटी था 11 o'clock। और जैसे आपने बताया सारा जो हवाई यातायात और रेलवे सारा प्रभावित हुए। तो कल जो था सबसे ठंडा दिन था, 9.4 हुआ सफदरजंग, हमारा जो 4 ऑब्जर्वेटरी है। और हमारा जो डाटा है वो देखा था कि 119 ईयर में ये सबसे ज़्यादा कोल्ड डे था कल। लेकिन आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट स्लोली कर रहा है। बट जो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर से लेकर के पटना तक वो जो इलाका है वो अभी भी ठंड का कहर में है। ठीक है, डॉक्टर श्यामली भी जुड़ रही है हमारे साथ। डॉक्टर श्यामली, असल में इस बार सर्दी का एहसास इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, लग रहा है कि ऐतिहासिक सर्दी है। और ये भी पढ़ रहा था मैं कहीं कि इस बार दिल्ली की रातें लंदन की रातों से ज्यादा सर्द हो चली हैं। ये बड़ी वजह क्या समझ में आती है डॉक्टर श्यामली आपको?
देखिए, इसका जो मेजर कारण, मुख्य कारण ये है कि नॉर्मली जब इतनी ठंड रहती है तो आपका कोहरा, घना कोहरा, और आपके हिमालय क्षेत्र में, हिमालय में बहुत बर्फबारी। नॉर्मली होता क्या है कि ये दोनों कारण प्रायः बहुत जल्दी नहीं देखने में मिलते हैं, पर इस बार ऐसा हुआ है कि ये जो दोनों बर्फबारी, हिमालय की बर्फबारी और घना कोहरा, जी। ये दोनों ही इकट्ठे आ गए हैं। और घने कोहरे का एक कारण ये है कि जो हवा की जो स्पीड है, जो गति है, वो धीमी है, मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा नमी है एटमॉस्फेयर में, और आपका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो गिर रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुख्य कारण ये भी है कि जो गत दिनों में प्रदूषण का लेवल रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है दिल्ली में, वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो प्रदूषण के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, उन्होंने एक तरह से एक सरफेस एरिया दिया, जिससे कि फॉग जो है, जो कोहरा जो है, वो घना होता गया। और घने कोहरे और स्नोफॉल, जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है इस बारी, उसको मिल के, वो जुड़ के, और जो आपके जो लो क्लाउड हैं, जो स्ट्रैटस क्लाउड्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं। साउथ से नॉर्थ अगर हम उनकी जो पकड़ देखें, वो 400 से 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और उस वजह से पूरे पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये बहुत घना कोहरा, नीचे स्तर लेवल के बादल, इस वजह से आपका जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं आ पा रही हैं पृथ्वी पे जितनी उनको आनी चाहिए, और इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप, जिसको कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे में दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक मुख्य कारण है बहुत अत्यधिक सर्दी की। ठीक है डॉक्टर शामली, असल में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर धीरज बहल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, असल में इस बढ़ती हुई सर्दी में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अपने नौनिहालों को कैसे बचाएं, कैसे उनका ख्याल रखें। इन दिनों आप कौन कौन सी ऐसी समस्याएं देख रहे हैं जो खासकर बच्चों में बहुत आम हो गई हैं इस बढ़ती हुई ठंड से? बच्चों में नवजात शिशु से ही जो है उसका जो तापमान है, नवजात शिशु बहुत सेंसिटिव रहता है। अगर उसको आप ठीक से अगर कवर ना करो तो इवन 10 मिनट में वो हाइपोथर्मिया में, मतलब टेम्परेचर लो होने में, लगभग जिसका 35 डिग्री से नीचे पहुंचने का उसका अंदेशा रहता है। इसी प्रकार जो इन्फेंट में और दूसरे बच्चों में, बच्चों को एक्टिविटी कंट्रोल करना थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है माँ पिताजी के लिए। उनको पता नहीं है तापमान और बाहर की स्थिति क्या है, तो वो खेलने के लिए निकल जाते हैं, ठंड में निकल जाते हैं, घर में भी नंगे पांव वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वहाँ से उनको जो ठंड का जो प्रकोप है उनके ऊपर असर करना शुरू करता है। ठंड का प्रकोप जो है अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन से होता है। 4 मैकेनिज्म से हम जो है अपनी बॉडी की हीट लूज़ करते हैं। तो ये तो एक दो हो गया कि स्किन से ही जो है हमारी जो ठंड जो है स्किन के थ्रू स्किन को अफेक्ट कर रही है, लेकिन ये स्किन को अफेक्ट नहीं करती, हमारे सारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को भी ये हिट कर सकती है। कई बार हम बाहर ले जाते हैं बच्चों को, और बाहर अगर ठंडा और कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर हमारे नाक में ही, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, जो म्यूकोजल लेयर जिसको बोलते हैं, वो उसमें कोल्ड जारी कर देती है। उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर में ब्रीच आ जाता है। जब ब्रीच आने से हमारा प्रोटेक्शन में जो है थोड़ा सा असर आता है, उसमें जो उसके बाद उसमें बैक्टीरिया का संक्रमण, इन्फेक्शन को फैसिलिटेट होने का मौका मिल जाता है, और वहाँ से वो जुकाम, खांसी, और उसके बाद नीचे फेफड़ों में वो निमोनिया, और उसके बाद जो उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वहाँ से, और इवन सेप्टिसीमिया में ये सारे बच्चे जाने का उनका अंदेशा रहता है। क्यों कोल्ड एयर के साथ जो है थोड़ा सा पोल्यूशन का भी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी रोल होता है, क्योंकि जो पोल्यूशन के साथ जो है हमारे जो उसके अंदर जो है केमिकल्स होते हैं, उसमें वाइकुलर पोल्यूशन है, उसमें गैसेस होती हैं, ये तो सारे केमिकल एस्पेक्ट्स हो गए। उसके साथ में उसके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे जो उड़ के उसके हवा में मिक्सचर होता है, ये एक डेडली कॉकटेल हो जाती है, जिसके कारण जो है बच्चे नहीं बड़े भी सब उम्र के जो इसमें जो सारा इंसान है वो सारा इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस बढ़ती हुई सर्दी में अपना ख्याल रखने की बेहद सख्त जरूरत है। लेकिन डॉक्टर जैनामणि, जरा ये भी हमारे व्यूवर्स को समझाइए, असल में जब मौसम को हम मापने की कोशिश करते हैं, मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो सर वो कौन से पैरामीटर होते हैं? और आजकल जिस सर्दी से पूरा उत्तर भारत ग्रसित है, ये कौन सी कंडीशन है? कड़ाके की सर्दी हम सुनते हैं, क्या ये वही कड़ाके की सर्दी है, या अभी उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं? अभी ये सीवियर कोल्ड या कोल्ड कंडीशन हम असल में है कौन सी स्टेज पे इस वक्त? नहीं, अभी तो जो आप जो बताया कि जो मापने का है वही हमारा जो है थर्मोमीटर है, बट हमारा मतलब मैक्सिमम मिनिमम ऐसे कुछ उसको
मार्किंग करे हैं तो मिनिमम थर्मामीटर है जो आपका लोएस्ट देता है, जैसे आज 4.5 है और लोधी रोड में 1.7 हुआ था। मैक्सिमम भी उठता है वो पारा ऊपर एक्चुअली, तो वो तो एक मापना होता है, वो तो स्टैंडर्ड है लास्ट 100 ईयर्स, मैनुअल है और वही मापा जाता है। अभी तो आजकल हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आ गया, बट हम उसी को ही, बिकॉज अगर आप मापने का तरीका चेंज करेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा जिसके साथ आप रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे। और दूसरा जो आप बताया कि जो स्पेल है इसका जो सबसे ख़राब दिन ओवर हुआ नहीं हुआ, एक्चुअली जो ख़राब दिन था जो ओवर हो चुका है सैटरडे और मंडे तक, जो शनिवार और रविवार और सोमवार, ये 3 दिन। आज से तो पश्चिम भारत में इम्प्रूव हुआ है। जैसे आज देखेंगे तो आज विजिबिलिटी जो हम बोलते फॉग नहीं था आज कहीं भी, पंजाब हरियाणा और उत्तर राजस्थान और दिल्ली, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर आप लखनऊ और बनारस और बिहार जाएंगे तो आज फिर भी बहुत ख़राब दिन है। तो आज ऑलरेडी हमारा जो पश्चिम भारत है वहाँ इम्प्रूव हो गया और कल तक जो है उत्तर प्रदेश बिहार में भी इम्प्रूव हो जाएगा। सर लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था मौसम विभाग की तरफ से कि आज बारिश हो सकती है, बारिश का हमने कहाँ चूक हो गई, बिल्कुल शिफ्ट हो गई क्या? बिल्कुल एक्चुअली हम लोग 30 तारीख को ये सारा कंडीशन जो है ठीक होने का उम्मीद जताई थी, बट अभी एक दिन जैसे 31 आज भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुआ। लेकिन रेन जो है हम लोग फर्स्ट नाइट से 3 जनवरी उत्तर भारत में रखे और 2 से 4 जनवरी पूर्व भारत में, जैसे झारखंड, हमारा जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, अच्छा बारिश होगा। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसमें पूर्व भारत में ज़्यादा बारिश है, उत्तर भारत में इतना नहीं है। जैसे प्रीवियसली जो रिकॉर्ड रेन हुआ था 11 से 13 दिसंबर, इतना नहीं है। ठीक है डॉक्टर श्यामली, असल में हम बार बार एक वर्ड सुनते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। इस पश्चिमी विक्षोभ का जो अंतराल है, क्या ये भी ठंड की बढ़ने की एक वजह है? इस जो इसका गैप था, जो इसका फासला था, वो बहुत ज्यादा हो गया, उस वजह से ही ठंड बढ़ी है क्या? हाँ, एक कारण ये भी है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका गैप जो पीरियड है वो ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी उसमें आई है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है। बहुत हद तक ये भी देखा जा रहा था कि ईस्टर्ली जो विंड्स अब बहेंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को जो कॉम्बैट करती हैं, जो काउंटर करती हैं, वो ईस्टर्ली विंड्स जो आपके गैंजेटिक प्लेन से होके जाती है वो कंपैरेटिवली उसकी तुलनात्मक थोड़ा गर्म होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। बट क्योंकि पूरा उत्तर भारत भी बहुत दिनों से कोल्ड स्पेल के चपेट में रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गर्माहट ईस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस में होनी चाहिए थी वो इस बार नहीं है, और इसीलिए वो काउंटर हो रहा है और जितना इफेक्ट आना चाहिए था, उसका जो प्रभाव कम होना चाहिए था, वो उतना देखने में नहीं आया। मैं 2 बातें इसमें और जोड़ना चाहूँगी। जो आप ठंड, स्पेशली दिल्ली की जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली जो है एक बड़े जलाशय, जो आपका नदी है यमुना नदी, और आपका जो अरावली जो आपकी राजस्थान और गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो रिज में है आपका अरावली। तो अरावली की जो अंधाधुंध हमने माइनिंग करी है, कटाई करी है, और यमुना नदी का तो हम सबको ही पता है कि वो एक नाले से ज़्यादा और कुछ बच के नहीं रही है। तो अरावली की जो अंधाधुंध माइनिंग हुई है वो बहुत बचाता हमें दिल्ली, स्पेशली दिल्ली और इधर के रीजन्स को ठंडी हवा से और हॉट विंड से भी। जो हीट वेव कंडीशन, ऐसा नहीं है कि इस बार सिर्फ कड़ाके की ठंडी पड़ी है। अगर आप 10 जून का टेम्परेचर देखें तो 48 डिग्री दिल्ली में गया। तो दोनों हीट वेव और कोल्ड स्पेल दोनों की ही मार दिल्ली झेल रहा है, इस वजह से क्योंकि हमने अपने रिज को, अपने अरावली को संभाल के नहीं रखा है। ठीक है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो एक्सट्रीम वेदर है, आप देखेंगे तो जैसे बताइए गया कि जो टेम्परेचर दिल्ली का जो 10 जून हुआ, उसका पहले आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो फ्लड हुआ था अगस्त 1 से जो फर्स्ट 2 हफ्ते में। तो आजकल एक्सट्रीम वेदर बहुत बढ़ रहा है एक्चुअली। तो एक तो जो लोकल हमारा इधर जो भारत में क्या हो रहा है उसका भी स्टडी चाहिए, लेकिन ये जो लोएस्ट टेम्परेचर जो हुआ वो भी उसी का एक इम्पैक्ट बोलना मैं गलत नहीं बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा। और दूसरा जैसे पोल्यूशन का भी बात हुआ, एक्चुअली पोल्यूशन क्या होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, हाँ मतलब आम आदमी को, लेकिन ये जो 15 दिन ही चला ये वेरी मतलब ये सबसे इनडायरेक्ट इफेक्ट जिसको बोलते हैं। क्योंकि फॉग जो है, फॉग कोई भी
पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कहीं भी फॉग लेयर कैलिफोर्निया जाइए या इटली कहीं भी बनता है, बट हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है इनका जो फॉग लेयर है ये पोल्यूशन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और ये सारे मिलके जो चादर 15 दिन रखे ये यूनिक है, अनयूजुअल है। और ये सारा जो है रिसेंटली ओनली, आप अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे आपको कोल्ड डे इतना नहीं मिलेगा। 97 पहले 76 में हुआ था, 6 दिन हुआ था। बात है। तो आप अगर कोई भी कोल्ड का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं तो हम नॉर्मली बोलते थे आइस एज या पुराना जमाना में ठंड होता था, लेकिन आजकल जो ठंड होता है वो डे में होता है, रात का तापमान में इतना चेंज नहीं होता है, डे में होता है। मतलब ये पोल्यूशन और फॉग और लो क्लाउड का। ठीक है डॉक्टर बहल, की सर्दियां जितनी चुनौतियां बढ़ा रही हैं हम सबके लिए, उतनी ही चुनौतियां असल में पेरेंट्स के सामने, माता पिता के सामने, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बच्चे कपड़े पहनने को तैयार नहीं होते, पैरों में सॉक्स नहीं पहनते, ब्लैंकेट के अंदर नहीं ब्लैंकेट के ऊपर सोते हैं। सर ऐसे में इन बच्चों को संभाला कैसे जाए, कैसे उनको इस बढ़ती हुई सर्दी के इफेक्ट से बचाया जाए, उनका ख्याल रखें कैसे? जो हमारे उत्तर भारत में जो तापमान है वो दिसंबर या मैं ये बोलूँगा 15 नवंबर के चिल्ड्रन डे से ही मैं मान लूँ, आप ये समझ लो कि उनके चिल्ड्रन डे जो बाल दिवस के आगे से ठंड का प्रकोप वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसमें जो है इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़, जो बाहर खेलने का जो उनका समय है वो सूरज सनसेट के बाद में या 5 बजे के बाद में जब है उनको आउटडोर उनकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें ताकि उनको जो एयर से एक्सपोजर है वो कम हो। और घर के अंदर रहेंगे तो उनका एक तो डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है, फ्लूइड्स बहुत देने हैं, पानी उनको अच्छा पिलाइए। हमारे देश में चाय का और प्रयोग मतलब एक ऐसा बीवरेज है जिसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, वाइडली कंज्यूम्ड बीवरेज मैं बोलूँगा। बट चाय के भी और कॉफ़ी के भी जो एक मिथ है कि उसके फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है कैफीन होने के कारण जो है उसके साथ में पानी का लॉस उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन तो सर चाय और कॉफ़ी तो हम बच्चों को अक्सर नहीं दिया करते हैं, लेकिन ये रूरल एरियाज़ में और पेरिफेरीज में इसका यूज़ काफ़ी है। और इसके कारण जो है उससे जो उनका मानना ये है कि इससे ठंड में कमी आएगी, लेकिन वो उसका नुकसान ही करते हैं क्योंकि उसमें वाटर लॉस उससे ज़्यादा होता है। दूसरा जो उसका जो बच्चे को जो आप कवर करेंगे तो हम अक्सर देखते हैं हमें सिर और गर्दन और पैर और हाथ को लगभग कई बार वो कवर नहीं कर पाते, छूट जाता है। ये सिर, गर्दन, हैंड्स, हाथ और पैर ही कम से कम 60% अगर ये अच्छे से कवर कर लिए जाएं तो 60% एक बहुत बड़ी एक परसेंटेज है जिससे ठंड को बचाया जा सकता है। तो ये सारा हम इसको ग्लव्स पहने, नीचे जुराब पहने और कैप पहने, और अगर हम बाहर बाई चांस जाना पड़ जाए तो एयर का एक्सपोजर डायरेक्ट है जो वो हमारी नाक से जो जाती है और मुंह से जाती है उसको हम प्रिवेंट करें। ये 4 चीज़ों से अगर हम प्रोटेक्ट कर लें तो हमारा काफ़ी हद तक बच्चों का जो सेहत का हम जो है जो टेम्परेचर से एक्सपोजर है उससे हम बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, तो ओढ़ने और पहनने के साथ उनकी खान पान का भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर श्यामली, असल में जिस तरह की रिसर्च है और जिस तरह का एनालिसिस है, आप देख रही हैं आसपास जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या इन तमाम फैक्टर्स पे बात करने के बाद हम ये कह पाने की या फिर ये आकलन कर पाने की स्थिति में है कि पिछले सालों की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में इस साल ठंड ज्यादा पड़ने वाली है? क्या हम इस रिजल्ट पे जा सकते हैं अभी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी अतिशयोक्ति है कि भाई पढ़ने वाली है को मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगी। एक्चुअली अब पढ़ चुकी है ज़्यादा ठंड, और ये हमारे गत वर्षों का जो भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो वो एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं, वेदर इवेंट्स जो हैं, वो इन सब गतिविधियों में हमारी ज़्यादा ठंडी जैसे इस बार आई, और उस सब में ये साफ तौर से उसमें झलक रहा है कि क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर में जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उस वजह से। और ये एक बहुत ही मैं कहूँगी एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसका एक कोई सीधा कारण हम नहीं जोड़ सकते कि इस बार क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो बहुत सारे जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं जो इसको नहीं मानते हैं, जो स्केप्टिक्स हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं बहुत ठंडी है तो अब तो ग्लोबल वार्मिंग की तो कोई बात ही नहीं है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। बट बात समझने वाली ये है कि आपका क्लाइमेट जो है वो 30 साल 40 साल का जो है आकलन होता है, एनालिसिस होता है, और ये जो वेदर ये एनॉमलीज हैं जो एक आधा आउटलायर्स होते हैं, और इसमें भी अगर आप क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट से इसको समझना चाहें
तो आप ये देखें कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट ही है। और क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, तापमान में वृद्धि रही, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, जिसको कहेंगे हम इवेपोरेशन हुआ। और सर्दी, क्योंकि ये सर्दियां हैं और जो नॉर्मल टेम्परेचर अपना ठंडा रहता है, कम रहता है तापमान, इस वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन ना हो के आपकी ब्लिजर्ड और स्नो स्टॉर्म्स इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। और इसमें डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देखने की, डाउन स्केलिंग करने की, और अपने एशियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको और एनालाइज कर देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे जो वेदर के क्लाइमेट के पैरामीटर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम देखें और अपने इमीडिएट एटमॉस्फेयर, इमीडिएट क्लाइमेट को समझें और उसके हिसाब से हम अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस ला सकें। जबकि आज की न्यूज़पेपर में भी आपने देखा कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, हम बहुत आगे हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इमीडिएट हमारी दिक्कतें हैं उन पे भी हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की लेंस से देखते हुए इस पे रिसर्च करने की घोर आवश्यकता है। ठीक है डॉक्टर जयराम मढ़ी, असल में चर्चा के हम उस पड़ाव में पहुंच गए जहां तमाम व्यूअर्स अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि सर ये बताइए अभी कितने दिन हमें इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, यूं ही कांपना है हमको? नहीं, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो विंटर सीजन होता है वो जनवरी 1 से शुरू होता है, तो दिसंबर को प्री विंटर हम लोग मानते हैं। सर प्री विंटर में इस बार तो हाँ, दैट इज मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल्ड आपने हम लोग भी रेगुलरली दे रहे थे मीडिया को। तो 97 के बाद ये तो ऑलरेडी 97 का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आ रहा है, जैसे मैंने बताया, जो 1 से 3 तक हमारा उत्तर भारत में बारिश या स्नो हिल्स में जो हिमालय में होगा, इतना ज़्यादा नहीं बट लाइट टू मॉडरेट तो हम लोग फोरकास्ट किया है। और दिल्ली में भी 1 नाइट या 2 सुबह ड्रिजल होगा। तो बाकी जो उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये मेजर वेदर का सामना करेंगे, क्योंकि इसमें हेवी रेनफॉल भी हो सकता है 2-3 तारीख, जो 2 दिन है, वेरी क्रूशियल है। तो ये मतलब इसके बाद फिर जैसे अभी ये जो सिस्टम आया था, रेन दिया और कोहरा और टेम्परेचर डाउन हुआ, कोहरा भी बहुत हुआ, लो क्लाउड काफ़ी दिन चले। तो अभी ये जो शुरू होगा 2-3 तारीख के बाद, जो बारिश के बाद फ्रेश मॉइस्चर आएगा। और पॉल्यूशन है तो ऐसे है, क्योंकि फिर फ्रेश पॉल्यूशन आएगा। इंडो गैंगटिक प्लेन का बहुत सारा रीजन है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, विंटर में लो टेम्परेचर है। तो मॉइस्चर जब अगेन आएगा तो मैं यही बोल सकता हूँ कि 4-5 के बाद फिर दूसरा स्पेल शुरू होने का बहुत संभावना है। जवाब सर मैं चाहता हूँ, क्या जिस तरह से फॉग की स्थिति है, कोहरे की स्थिति है, अभी दिल्ली और आसपास में कोहरे की स्थिति रहेगी क्या? नहीं, अभी 5 तारीख तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में नहीं होगा, नहीं होगा। कोल्ड का भी बहुत इंप्रूव करेगा, नॉर्मल हो जाएगा, कल हो जाएगा नॉर्मल। कोहरा तो होगा ही नहीं आज से। तो लेकिन 5 तारीख के बाद अगेन वही जो मॉइस्चर ज़्यादा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा 2-3 दिन में, फिर अगेन वही स्पेल शुरू होगा। लेकिन ये बोल सकते हैं कि जैसे ठीक है, मतलब तो आपको ये जो स्पेल मिला 15 दिन, ये एक्सट्रीम स्पेल, वो तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा पैरामीटर का कॉम्बिनेशन चाहिए। और एब्सेंस ऑफ द WD जैसे बात हुआ कि अगर 5 के बाद WD फिर 10 को आ गया तो नहीं होगा फिर लॉन्गर स्पेल। बट डेफिनेटली जनवरी विल बी आज कोल्ड, मे नॉट बी मतलब लाइक दिसंबर, बट इट विल, ये तो इक्वली कोल्डर है। आपने कहते कहते समझा दिया, आंख मिचोली चलती रहेगी मौसम के साथ। लेकिन डॉक्टर बहल, बच्चों के बाद अगर बुजुर्गों की बात ना की जाए थोड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि बच्चों के बाद सॉफ्ट टारगेट बुजुर्ग ही होते हैं। सर कैसे बुजुर्गों का ख्याल रखें, और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक क्या इस दौरान बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है सर्दियों में हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, हम व्यायाम भी करना बंद कर देते हैं। तो सर कैसे इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन बनाया जाए और फिर खुद को फिट किया जाए बुजुर्गों के हिसाब से खासकर? अब बुजुर्गों के हिसाब से आप बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि हमारी जो अप्रॉक्सीमेटली 10% जो पॉपुलेशन है वो 62 साल के ऊपर है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बढ़ रही है तो ये पॉपुलेशन भी धीरे से हमारी आगे बढ़ेगी, इसकी परसेंटेज भी आगे बढ़ेगी। ये जो 60 साल के ऊपर जो है कुछ ऐसी तकलीफ़ें जो हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं, बॉडी जैसे डिजेनरेट होती है, डायबिटीज़ हो जाती है, एंजाइना, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो जाती हैं, एस्थमेटिक्स हो जाते हैं, और ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड हैं, आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, वो सारे जो पेशेंट्स हैं उनको जो है खासकर एहतियात बरतना पड़ेगा। और
ये भी देखा गया है कि ये जो ठंड वाला मौसम है जिसमें दिन छोटा रहता है, कुछ ये मानसिक प्रभाव भी है इसका। ठीक है। इसमें देखा गया कि एक मायूसियत का एक माहौल पैदा होता है, और जो कुछ पेशेंट अगर आइसोलेटेड हैं, सेल्फ कंटेन्ड आइसोलेशन या अकेले में रह रहे हैं, तो उसमें डिप्रेशन का जो प्रकोप है उसकी परसेंटेज ये देखा गया है कि वो तकलीफ़ उनको बढ़ जाती है। तो ये सारा तो जो पॉपुलेशन ये जो अफेक्टेड है। अब बात रही कि सुबह सैर करने की, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए तो यही सलाह है कि कोल्ड एयर है वही सबसे ख़तरनाक है, जैसे वो पूरा हिट करती है। ये नहीं है कि जो चमड़ी की सतह को ही वो हिट करती है, वो आपके हार्ट को अफेक्ट करती है, आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, और बाद में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा रहा तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के कारण वो तो लीवर को और ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो मॉर्निंग वॉक अगर करें तो फिर अच्छे से मॉर्निंग वॉक अगर वेल कवर्ड हो और एक्सट्रीम में ना जाएं, 9-10 बजे के करीब जो है वो थोड़ा अपना सनलाइट में वॉक करें। ठीक है सर। डॉक्टर श्यामली, असल में मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल बहुत छोटा सा जवाब चाहता हूँ। क्या ये हो रही बर्फबारी पिघलते हुए ग्लेशियर्स की भरपाई कर रही है? हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि धरती का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है मैम। हेलो। हाँ जी, इसका सीधा जवाब यही है कि बर्फबारी तो आपकी हो रही है, पर वो उस कितना ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स को या ग्लेशियर्स को की भरपाई कर पा रही है, वो कहना रिसर्च के बिना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ज़रूर जो हमारी बर्फबारी हो रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि ये जो 100 साल का 119 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही हमें नहीं देखना चाहिए। अच्छाई भी है इसमें, अच्छा भी है, क्योंकि बहुत सारा जो टेम्परेचर का उथल पुथल रहता है, वेरिएबिलिटी रहती है, बस इसको हम अच्छे से समझें और ध्यान से इसकी ओर समझते हुए आगे अगर बढ़े तो चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो एक बड़ी तस्वीर मौसम को लेकर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी के इतर विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इस मौसम में आप लुत्फ जरूर लीजिए मौसम का, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए, इसी उम्मीद के साथ कि बीता हुआ साल, अगला वाला साल और मौसम के लिहाज से आपकी सेहत सब कुछ दुरुस्त रहेंगे और आप देश देशांतर देखते रहेंगे। आप जानते हैं कि YouTube के जरिए भी आप हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।